आदाब अर्ज़ हैं, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। नाज़रीन, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बिल्कुल इब्तिदा से ही, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, और उसकी वजह थी उस वक्त भी भारत के तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम इंदिरा गांधी की शक्ल में मौजूद थे, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान पर हमला किया और उससे पहले साजिश की थी पाकिस्तान के खिलाफ। खुद इंदिरा गांधी ने भी तस्लीम किया, नरेंद्र मोदी ने तस्लीम किया ढाका यूनिवर्सिटी में खड़े होकर, और जनरल मानेक शाह जो उस वक्त के कमांडर थे ईस्टर्न कमांड, और जनरल अरोड़ा जो उनके चीफ बाद फील्ड मार्शल बने थे, उन्होंने भी बारहा ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हवा दी गई थी। शेख मुजीब में फूक, वो पंजाबी में कहते हैं फूक भरना, वो फूक भरी गई थी और फिर मुक्ति बानी को हवा दी गई थी और वो तोड़ा गया था। तो उसके जवाब में और फिर भारत ने आपको पता है कि 1965 से पहले ही एटमी प्रोग्राम शुरू कर दिया था। एक लाइट धमाका भी किया था, इब्तदाई वो कोल्ड टेस्ट था बेसिकली, और उसके बाद फिर भारत ने एटमी प्रोग्राम पर तेज़ी से काम शुरू किया। तो पाकिस्तान का सर्वाइवल जो है, अगर आप पूरी तारीख उठाकर देख लें, तो पाकिस्तान इंडिया सेंट्रिक होना पड़ता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद को धमकियाँ हमेशा भारत से मिली, ख़तरा हमेशा भारत से हुआ, और वो ख़तरा रियलिटी में भारत ही की जानिब से तब्दील हुआ, चाहे वो 1965 की जंग हो, 1971 की हो, उससे पहले 1948 की हो, मसा कश्मीर हो या कोई और फिर जब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा ववेला भारत ने मचाया, ओहो हो बहुत दुनिया भर में, और एक हवा खड़ा किया पाकिस्तान के एटम बम के हवाले से कि जनाब ये तो इस्लामी है, और ये इसमें हमारे बाद दादान दोस्तों ने भी किरदार अदा किया। वो एक शख्सियत को बिल्ड करने के लिए इसे जो है वो इस्लामिक बॉम्ब के नाम से किताब भी लिख दी गई, और वो नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक जिम्मेदारी का काम है। और बहरहाल भारत को और पाकिस्तान पर फिर अमेरिका ने भी कई दफ़ा तशवीश का इजहार किया। वो एक स्मिंगटन तरमीम थी, फिर वो प्रेस्लर अमेंडमेंट थी, और फिर और बेशुमार पाबंदियाँ पाकिस्तान पर लगाई गई, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के पास तैयार था बम, लेकिन जब भारत ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को ये धमकी देना शुरू कर दी कि हम आपका वजूद मिटा देंगे, तो पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। आज सारा प्रोग्राम इसी के अराउंड है। तो पाकिस्तान को फिर एटमी धमाके करना पड़े। भारत ने 5 किए थे, हमने 6 कर दिए। जैसे फिर भारत ने अटैक किए, मिसाइल मारे थे 5 जगहों पर, तो हमने 6 जगहों पर 6 जहाज भारत के ग्रेबल के साथ गिरा दिए। 8वां एक यूएवी गिराया, और ड्रोन्स तो सैकड़ों में गिरा दिए। तो ये उस वक्त से ये चला आ रहा है सिलसिला, फिर कभी इसराइल की शक्ल में, कभी अमेरिका की शक्ल में, कभी भारत की शक्ल में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर अबरू उठते हैं हमेशा। और हालांकि एक वक्त आया कि पाकिस्तान और अमेरिका बहुत क्लोज इत्तेहादी थे। अमेरिका ने उस दरमियान में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को नहीं छेड़ा, लेकिन स्मिंगटन तरमीम भी उसी दौर की थी। छेड़ा नहीं, लेकिन मुश्किलात ज़रूर पैदा की, और भारत को कभी कुछ नहीं कहा गया। हालांकि ये तारीख है, अगर आप तारीख देख लें पिछले 30, 40, 50 साल की, तो 1973 या 74, मुझे याद है, मैं बहुत छोटी उम्र से अखबार पढ़ता हूँ। भारत का एक इलाका है भागलपुर, आज भी वहाँ लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं। भागलपुर में एटमी जो भारत का एटमी रिएक्टर था, उससे भारी पानी निकल आया और तापकारी फैल गई। हिरोशिमा और नागासाकी पर तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल के बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो भी जो तापकारी के साथ से लूले लगने बच्चे वहाँ भी पैदा होते हैं। हालांकि 1945 में बॉम्ब गिराया गया था, तो वो उस वक्त जो बॉम्ब की शिद्दत थी वो ऐसी थी। तो भारत में भागलपुर में हुआ ये, और उसके बाद जो है वो हमने ये देखा कि पिछले कोई, अगर हम 5 साल का डाटा लें, तो इसके जो है वो, एक तो IAEA ने कभी भारत पर जो है वो कोई पाबंदियां लगाने की कोशिश नहीं की, या भारत को कभी इनसेफ मुल्क करार नहीं दिया। हालांकि वो जो मैं अभी बात कर रहा था कि अगर हम पिछले 5, 6 साल, 8 साल देख लें, 18 वाक़यात हुए हैं फसाइल मटेरियल रिलेटेड, जो नेग्लिजेंस, न सिर्फ नेग्लिजेंस बल्कि शदीद नेग्लिजेंस की जद में आते हैं। मिसाल के तौर पर भोपाल में और बेंगलोर में और भारत के साउथ में 4-5 वाक़यात तो ऐसे हुए कि इनरिच्ड यूरेनियम ब्लैक मार्केट में अवेलेबल था,
यानी मुजरिम, जराइम पेशा लोग, उनके पास अफजुदा यूरेनियम था, आला क्वालिटी का अफजुदा वेपन ग्रिड यूरेनियम, यानी आप उसको ले जाइए और जाकर उससे हथियार तैयार कीजिए। वो पकड़ा गया, उसके केसेस रजिस्टर हुए, क्या हुआ? अब तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई किसी को सजाएं नहीं मिलती वहाँ। ये तो वाकयात अपनी जगह। उसके अलावा अभी पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी, मैंने रिपोर्ट पढ़ी एक इंटरनेशनल उसके मैगजीन में, कि छत्तीसगढ़ के किसी इलाके में, मुझे इलाके का नाम भूल गया, लेकिन छत्तीसगढ़ चूँकि वो डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, ट्रबल डिस्ट्रिक्ट है तो वो याद रहता है। वहाँ जो है वो जो फसाइल मटेरियल फेंका जाता है, फसाइल मटेरियल वेस्ट, वो उसको फेंकने का एक तरीका होता है। उसके लिए आपको कुछ सेफ गार्ड्स अडॉप्ट करने होते हैं। आप उसकी सेफ्टी और सिक्योर बिकिनी बनाते हैं और फिर उसको वहाँ डंप करते हैं। वो, और दुनिया में अगर हम देखें तो यूरोपीय यूनियन जो एंटी डंपिंग के नाम से बड़े कवानीन मौजूद हैं, उसके बड़े कन्वेंशंस मौजूद हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता, भारत कोई नहीं जाता इसमें। वहाँ भी लोग मुतासिर हो रहे हैं, आंखों की बिनाई मुतासिर हो रही है, लोगों को जिस्म पर खारिश हो रही है, स्किन के शदीद प्रॉब्लम हो रहे हैं, अमवात हो रही हैं। ये छत्तीसगढ़ में 2 महीने पुरानी जो है वो पहले मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी थी। उसके अलावा भी इस किस्म के बेशुमार वाक़यात हुए हैं कि भारत जो है वो गैर जिम्मेदार एटमी मुल्क है। एक बार उसका आपको याद होगा कि भारत को माफ़ी मांगना पड़ी थी। वो उसका एक मिसाइल जो है वो मियाँ चन्नू में आ गिरा था गलती से, वो कि वो खाली था, मतलब इट वाज मिस्टेकनली फायर्ड, वो उसमें उसके एक्टिव नहीं था, मटेरियल भी उसमें मौजूद नहीं था। लेकिन ये जिम्मेदार, ये आलम है भारत की जिम्मेदारी का। पाकिस्तान में चागी में धमाके किए तो इर्द गिर्द के हिफाजती इंतजाम किए। भारत ने पोखरान में जो धमाके किए उसमें इर्द गिर्द बहुत सारी शिकायत अब भी आती हैं। ये फ़र्क होता है। और पाकिस्तान ने हमेशा का, फिर पाकिस्तान ने कभी भी IAEA को के हवाले से कभी किसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। IAEA के प्रोग्राम में IAEA हर साल पाकिस्तान को टॉप जो है ना वो कोऑपरेटिव कंट्री के तौर पर सर्टिफिकेट भी करती है। पाकिस्तान उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में का मेंबर भी है, और पाकिस्तान उसके जो सेफ गार्ड्स है उससे बेहतर सेफ गार्ड्स है हमारे। हमारे जो न्यूक्लियर सेफ गार्ड्स हैं, जो आपको सिक्योरिटी दरकार होती है, जो सिक्योरिटी रजीम होता है न्यूक्लियर साइट्स के लिए, वो उस स्टैंडर्ड से बेहतर है। ये IAEA ने तस्लीम किया हुआ है। हर साल IAEA की टीम आती है, कभी कभार हमारा भी एक्सेस हो जाता है तो हम उनसे चीज़ें पूछ लेते हैं। तो पाकिस्तान को कभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को लोग लताड़ते रहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, जिसने ये न सिर्फ अटेन किया बल्कि अक्वायर किया और उसको धमाके भी किए। तो ये एक ये हवा खड़ा किया जाता है। वरना देखे ना, अमेरिका ने क्लस्टर, अमेरिका वो वाहिद पावर है, सुपर पावर, जिसने 2 बम फेंके, एक हिरोशिमा पर एक नागासाकी पर। ये उनकी जिम्मेदारी का आलम है। अफगानिस्तान में तोरा बोरा में क्लस्टर बम फेंके थे। क्लस्टर बम भी एक लाइट न्यूक्लियर उसको डिवाइस क्या वो कह लें, वॉरहेड। और अगर हम भारत का देखें तो भारत का जो एटमी प्रोग्राम है वो उनका सिविलियन एटमी प्रोग्राम कहलाता है। जब आप सिविलियन एटमी प्रोग्राम चला रहे होते हैं तो आप अंडर IAEA सेफ गार्ड्स होते हैं। लेकिन भारत के सिविलियन प्रोग्राम का, और ये मेरी अपनी फाइंडिंग्स तो है पढ़ने लिखने से, लेकिन डॉक्टर मंसूर हैं ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी में, ये इसी पर काम करते हैं, एटमी साइंस पर, उनकी भी फाइंडिंग है कि भारत के प्रोग्राम का जो बेशतर हिस्सा है वो नाजरीन IAEA सेफ गार्ड से बाहर है। वो बाहर क्यों है? क्योंकि वो फौजी मकासद में है, न्यूक्लियर बम के लिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ जो उसका यूँ समझिए कि 2008 के बाद अब भारत की ज़रा अगर हम 1998 में जाएं तो उस वक्त LK आडवाणी थे, ताल्लुक उनका हैदराबाद से था। हैदराबाद उनके फोर फादर्स के नाम पर अब भी छोटी गिट्टी एक जगह है, छोटी गिट्टी कहलाती है आजकल, वो बाजार है, उसमें एक एडवाणी घिटी है। एडवाणी घिटी जो है वो उनके फोर फादर्स के नाम पर है, और वो हैदराबाद से ताल्लुक भी बड़ा जोड़ते हैं अपने हैदराबाद से। और वो पाकिस्तान को मलियामेट करने की धमकियां देने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे, वो भी धमकियां देते थे। फिर वो उस वक्त उनके जसवंत सिंह थे, बाद उनको अकल आ गई जसवंत सिंह साहब को, और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से किताब लिखी और कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया और फिर भुगता उन्होंने।
तो पाकिस्तान का तो आलम ये है। और भारतीय जो है वो धमकियाँ पाकिस्तान को देते हैं और ख़ुद क्या कर रहे हैं, खुद उनका जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो आप ये देखिए कि 2008 में इस वक्त उनकी जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट की जो फैसिलिटी है ना, वो 26 किलो सालाना है। ये 26 किलो सालाना जो न्यूक्लियर वेपन ग्रेड न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, ये दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम दी जो उनका सिविलियन प्रोग्राम है उससे हट कर है। ये 200 वॉर हेड्स की तैयारी के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं काफ़ी होता है। तो इन्होंने वो तो है इनके पास। अब भारत ने क्या किया है, भारत ने एक तो अपने प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा बाहर रखा उससे, फिर एक बैलिस्टिक मिसाइल बड़े आदमी जिसको कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो एक बड़े आदम से दूसरे और दूसरे से तीसरे बड़े आदम भी जा सकेगा। 15,000 किलोमीटर के फासले को तक निशाना बनाने के लिए उन्होंने उसकी 15,000 किलोमीटर तक जाने की सलाहियत का हामिल मिसाइल बनाना शुरू किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल वो भी, यानी को 5,000-7,000 घंटा फीमेल की रफ्तार से। उसके लिए भारत ने क्या किया है कि एक तो 2008 में भारत को में कुछ यूरेनियम के थे नए ज़खायर आए थे और उसकी वजह से भारत ने अपने काम में तब्दीली ली की। लेकिन 2004 से जो है वो जो नए एटमी रिएक्टर्स हैं, नई किस्म के एक एटमी रिएक्टर्स होते हैं जो हमने तो चूँकि हम लोग हम और आप हमारे लिए नए इसलिए हैं कि हमने कभी टेक्निकल चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो हैं वो उन्होंने जो है ना हासिल करना शुरू किए हुए उसको वो कहलाता है। अच्छा, इस वक्त भारत के पास जो सलाहियत है वो 26 किलोमीटर 26 किलोग्राम को इनरिच करने की है, लेकिन भारत ने जो है वो उसके लिए कोशिश शुरू कर रखी है कि वो जो है वो 11,000 टन तक अपनी ये सलाहियत पहुँचाए, सॉरी 11 टन तक, यानी 11,000 किलोग्राम प्लूटोनियम सबसे इसमें जो है ना यूरेनियम में सबसे वो होता है लिथल। और उसमें ये कभी इस पर तवज्जो नहीं देती। उसमें भारत का प्रोग्राम ये है कि वो जो है वो कुछ नए रिएक्टर्स खरीद रहा है। उनका नाम है बिडर रिएक्टर। वो ये कमाल है भारत का कि वो नए बिडर रिएक्टर खरीद रहा है और एक का उसूल तो अगले साल हो जाएगा। वो उसमें उस एक जो एटमी बिडर रिएक्टर के साथ साथ 5 मजीद लेने की कोशिश कर रहा है। यानी वो अगले 3 अगर उन्हें अगले 5-6 साल में भी ये जो है ना वो फास्ट बिडर रिएक्टर कहलाते हैं, फास्ट बिडर रिएक्टर मिल जाते हैं तो उसकी सलाहियत जो है वो 1,000 इस जो है ना अगर एक वो मिल जाता है तो उसकी सलाहियत जो है वो 180 किलोग्राम हो जाएगी। और अगर वो मिल जाते हैं 5 और, तो उसकी सलाहियत जो है वो तकरीबन 1.2 थाउजेंड किलोग्राम, यानी 1,200 किलोग्राम करने की, 1,200 किलोग्राम कह लें या 1,100 किलोग्राम कह लें, इस रेंज में उसको अफजुजा करने की, प्लूटोनियम और तैयार करने और ये फसाइल मटेरियल यानी ये एनरिचमेंट की सहूलत उसको हासिल हो जाएगी सहूलत। इसका क्या मतलब है? और ये जब जो मौजूदा सलाहियत है वो 200 वॉर हेड्स बनाने की है, तो 1,000 का सोचे ज़रा क्या होगा। और भारत का जो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो ये सवाल उठाता है कि वो 2004 से इस पर लगा हुआ। चीन ने 2017 में शुरू किया, चीन भी हासिल कर लेगा, लेकिन भारत का मकसद पाकिस्तान और चीन नहीं लगता। पाकिस्तान का तो वजूद उसे बर्दाश्त नहीं है। भारत 15,000 किलोमीटर का जो तैयार कर रहा है वो क्यों तैयार कर रहा है? हो सकता है चीन बहुत बड़ा सारा मुल्क है, उसके लिए कहीं उसको डिफरेंट रेंज की जरूरत, मिसटिंग की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन भारत से ज़रा अगर हम दूसरी साइड से देखें तो क्या वो अमेरिका के करीब तरीन निशाना लगा सकता है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। और यही बात अमेरिकियों को भी समझने की है कि क्या भारत उसका दोस्त है।
आज ही हमने देखा वो मार्को रूबियो जो है सेक्रेटरी, उन्होंने वो एक क्वाड फोरम है जिसमें भारत है, उसमें जापान है और उसमें अमेरिका भी है। एक चौथे मुल्क का मैं नाम भूल गया हूँ, वो उसमें हैं। और वहाँ जनाब वो खैर भारत को तो मुँह की इसलिए खाना पड़ी कि वहाँ भारत ने पहलगाम वाक़या पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की, उसके एलामिया में उसका तस्करा नहीं आया। वो उसका वही अल्फाज वही थे जो पाकिस्तान ने कहे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का भी तस्करा नहीं है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान ने ये कहा है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और कोई इंटरनेशनल कमीशन करे। तो भारत को मुँह की खाना पड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया को भारत दिखाई क्यों नहीं देता। अभी हमने देखा कि उसने जो है वो इसराइल से हेडअप ड्रोन्स लिए, इंतहाई ख़तरनाक है, पाकिस्तान पर इस्तेमाल किया। हालांकि जो डिफेंस के सौदे होते हैं उसमें ये होता है कि आप अपने नेक्स्ट डोर नेबर के खिलाफ ऑफेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उसने ऑफेंस के लिए इस्तेमाल किए। उसने रफ़ाइल लिए, वो भी ऑफेंस के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। वो तो अल्लाह भला करे पाकिस्तान एयरफोर्स का कि उसने फिर मार मार के सत्यानाश कर दिया और 6 और 7 मई की दरमियानी शब 4 रफ़ाइल और 3 दीगर तैयारे गिरा दिए। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि कहानी अभी चल रही है। बकौल ख्वाजा आसिफ भारत फिर हमला कर सकता है, और ये खदशात बिलावल भुट्टो के भी हैं, ये खदशात और लोगों के भी हैं। लेकिन हम अंदर क्या कर रहे हैं, हम आज भी बैठे हुए सियासी स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें गुरेज की ज़रूरत है। हमें फोकस करना होगा अपनी फॉरेन पॉलिसी पर, हमें फोकस करना होगा अपनी जो है वो न्यूक्लियर साइंस पॉलिसी पर। हमारा प्रोग्राम भी सिविलियन ही है। हम अपने प्रोग्राम को, जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हम उसको सिविलियन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अभी पिछले दिनों कौमी असम्बली में बताया गया था कि हमारे पास जो न्यूक्लियर मेडिसिन के हॉस्पिटल हैं उसमें 90% जो कैंसर के मरीज़ हैं उसमें 90% मरीज आते हैं पाकिस्तान भर के। जिस कराची में भी है, लाहौर में भी है, यहाँ भी है, और जगहों पर भी है। लेकिन वो हमें एक कैंसर हॉस्पिटल दिखाई देता है, उसको भी चलते रहना चाहिए, क्योंकि वो जो 10% का बोझ है उसके ऊपर भी बहुत बोझ है, उसको भी चलता रहना चाहिए, क्योंकि कैंसर पाकिस्तान में बढ़ रहा है। हमें ज़रा इन चीज़ों पर सोचना चाहिए कि हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए। सियासी मसाइल, सियासी शख्सियात से ज़्यादा मुल्क बालातर होते हैं। उम्मीद है वो बात समझ आ जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।